नमस्कार, क्लोजिंग कॉल्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। भारतीय बाजार शुक्रवार की दोपहर लेकिन फ्राइडे चेयर बिल्कुल मिसिंग है इस वक्त मार्केट से, क्योंकि बिकवाली का दबाव इस वक्त नजर आ रहा है। सबसे पहले वेदांता के तिमाही नतीजे आए हैं, उन्हें एक बार एड्रेस कर लेते हैं, उसके बाद बाजार की चाल पर फोकस करेंगे। मुनाफे के आंकड़े आपके स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। मुनाफे के आंकड़े में बढ़त है, 5,095 करोड़ से 5,600 के पार गया है। कंपनी के मुनाफे के आंकड़े की अगर बात करें, कामकाजी मुनाफे में कटौती देखने को मिली है। 9,944 से 9,828 पर कंपनी का कामकाजी मुनाफा। कंसोलिडेटेड आय के फ्रंट पर तिमाही नतीजे वेदांता की अगर देखें, रेवेन्यूज में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। बाजार में जो वॉलेटिलिटी है, कमजोरी का दौर चल रहा है, उसके चलते वेदांता के स्टॉक प्राइस में इस वक्त कॉशियस ट्रेंड है। मार्जिन्स अगर देखेंगे ये घटे हैं, तो क्लियरली आय और मुनाफे के फ्रंट पर बढ़त देखने को मिली है, लेकिन कंपनी के मार्जिन्स 27.8% से तिमाही आधार पर 26% तक जाते हैं, यानी कि मार्जिन्स में कटौती देखने को मिली है। इस पर एक स्टॉक रिएक्शन भी लेंगे, लेकिन इस वक्त बाजार की चाल सबसे पहले आपके स्क्रीन पर रख देते हैं। इंडेक्सेस की अगर बात करें, देखिए मेजर इंडेक्सेस में तो गिरावट है ही, लेकिन आज तो मिड कैप और स्मॉल कैप यानी कि छोटे मझोले शेयर्स भी बाजार को संभालने का काम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। ज्यादा गिरावट नजर आ रही है। निफ्टी को अगर देख लीजिए, 24,150 के भी नीचे जाता हुआ, फिसलता हुआ, करीब 70 अंकों की बिकवाली का दबाव। 51,536 के स्तर पर बैंक निफ्टी में करीब ऑलमोस्ट 400 अंकों की गिरावट। दिन की निचले स्तर पर बैंक निफ्टी भी ट्रेड करता हुआ। सरकारी बैंक, रियल एस्टेट, हर तरफ अगर आप देखेंगे यहाँ पर प्रेशर बिल्टअप होता हुआ देखने को मिल रहा है। महज आईटी सेक्टर है जो कि बाजार को आज सुबह से संभालने का काम कर रहा है। आईटी में फिर चाहे मेजर प्लेयर्स हो या फिर मिड कैप आईटी कंपनियां हो, यहां पर हम देख रहे हैं थोड़ा बहुत मोमेंटम देखने को मिल रहा है। सपोर्ट सिर्फ इसी स्पेस से मिल रहा है, इसके अलावा कहीं से मजबूती नहीं है। एसबीआई नंबर्स चेक, अनुमान से बेहतर नतीजे आए, लेकिन नतीजे अच्छे रहे इसका भी कोई सेंटिमेंट एसबीआई के स्टॉक प्राइस में इस वक्त नजर नहीं आ रहा। शायद बाजार का मूड माहौल इतना खराब है कि स्टॉक जो है रिएक्ट नहीं कर पा रहा। अशोक लेलैंड के अच्छे नतीजे हैं, नतीजों के ठीक बाद भी हम देख रहे हैं सेंटिमेंट जो है वॉलेटाइल ही नजर आएंगे। दो इंपॉर्टेंट क्यूज थे आज बाजार में, एक तो एसबीआई और एक चाइना पैकेज। चाइना पैकेज के आउटकम अभी आने बाकी है, लेकिन एसबीआई के नतीजों का कोई भी ट्रेंड नहीं नजर आ रहा है। आगे रिलायंस की जो बड़ी बिकवाली है, इस पर भी बातचीत करेंगे, लेकिन ऑन दी शो आज आने वाले 1 घंटे में आपके लिए क्या है वो आपको क्विकली बता देते हैं, और उसके बाद हमारे एक्सपर्ट्स का स्वागत करते हैं। क्लोजिंग ट्रेड्स हमारे एक्सपर्ट्स से लेंगे 2:35 पर, 2:50 पर ऑप्शंस के चैंपियन आपके सामने ऑप्शन की दमदार रणनीति लेकर आएंगे। वहीं मार्केट एट 3 बजे बाजार का हाल कैसा है? वैसे तो दिन भर आज हम देख रहे हैं बाजार में गिरावट जो है, वन साइड डाउन ट्रेंड हावी होता हुआ दिख रहा है, कहीं से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, लेकिन 3 बजे आखिरी आधे घंटे की स्ट्रैटेजी भी बनाएंगे। बीटीएसटी या फिर एसटीबीटी ट्रेड 3:15 बजे, और साथ ही क्योंकि वीकेंड है तो आने वाले दिनों के लिए, आने वाले हफ्ते के लिए कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं साथ साथ आपको बताते जाएंगे। बाजार की बड़ी बातें हमने आपके सामने रख दी है। उतार चढ़ाव के बीच कामकाज है। बैंक निफ्टी हर तरफ बिकवाली का दबाव आप देखेंगे, 24,150 के भी नीचे जा चुका है इस वक्त निफ्टी। अगर आप देखेंगे बिकवाली रियल्टी, एनर्जी, पीएसयू बैंक के शेयरों में, इन सेक्टर्स में देखने को मिलेगी। तेल गैस शेयरों में कमजोरी है। रिलायंस में करीब 2% की गिरावट है, और ये गिरावट सिर्फ 2% की नहीं है, ये क्लियरली बेयर मार्केट टेरिटरी में स्टॉक जाता हुआ दिखा है। इसकी डेफिनेशन भी आगे आपको बताएंगे, लेकिन नतीजों के लिहाज से अगर देखें, इंडियन होटल्स, एबीएफआरएल, इन स्टॉक्स में हम मजबूती देख रहे हैं। क्लियरली न्यूज बेस्ड रिजल्ट बैक्ड इम्पैक्ट है जो कि इन स्टॉक्स में नजर आ रही है। और नतीजों के बाद इंडियन होटल्स के स्टॉक प्राइस में 2 दिन में करीब 10% का इजाफा देखने को मिला। ब्रोकरेजेस के भी पॉजिटिव रेडार पर है। चलिए अब हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट की पैनल भी जुड़ गई है, उनका स्वागत करते हैं। हमारे साथ चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग के वाइस प्रेसिडेंट टेक्निकल रिसर्च कुणाल परार जुड़ गए हैं, और हमारे साथ रजत शर्मा, सना सिक्योरिटीज के फाउंडर भी जुड़ गए हैं। आप दोनों का ही स्वागत है 18 हाउस स्वदेश पर। गुड आफ्टरनून, थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम। कुणाल, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। मार्केट में नो चेयर, क्योंकि हम देख रहे हैं बिकवाली का दबाव, 1 दिन की तेजी या फिर 2 दिन की तेजी, एक फ्रॉड था जो कि बिल्कुल फ्रिजल आउट होता हुआ इस वक्त नजर आ रहा है। जहां भी नजर दौड़ाएंगे वहां बिकवाली ही बिकवाली पाएंगे। सेंटिमेंट्स कैसे देख रहे हैं? क्लोजिंग ट्रेड्स क्या होंगे आपकी तरफ से? गुड आफ्टरनून आप सबको। एंड डेफिनेटली सेंटिमेंट थोड़ा सा वीक हुआ है, एंड जो मोमेंटम हमें देखने को मिली थी 2 दिन पहले, वो पूरी की पूरी मोमेंटम
आप कह सकते हो कि ट्रैप करने के लिए थी और जहाँ पे हाई बना था वहीं से हमें कल और आज के दिन में एक बिकवाली देखने को मिल रही है। फर्दर करेक्शन में निफ्टी हो सकता है कि 23,900 तक के भी लेवल हमें दिखा सकता है। नाउ 23,900 एक अच्छा खासा सपोर्ट है, ये ब्रेक नहीं होना चाहिए इस बार। अगर ये ब्रेक होता है तो पॉसिबिलिटीज यहाँ तक बन जाती है कि जो इलेक्शन के जो रिजल्ट है उसके पहले का हाई था, यानी कि अगर मैं बात करूं 3 जून का जो हाई था वो भी निफ्टी टच कर सकती है, यानी कि 23,300 तक के भी लेवल निफ्टी में हमें देखने को मिल सकते हैं। तो मोटा मोटी 23,900 का काफी अच्छा सपोर्ट है। नाउ क्लोजिंग अगर मैं कॉल्स की बात करूं तो फिलहाल 2 कॉल्स है जहां पे एक अच्छे खासे मोमेंटम हमें देखने को मिल सकती है। एक बाई साइड का है और एक शॉर्ट साइड का है। सबसे पहले बाई साइड की बात कर लेते हैं। टाइटन बहुत ही बढ़िया मोमेंटम आज के दिन में देखने को मिली है। इतना ही नहीं, जो मल्टीपल सपोर्ट के साथ काउंटर अभी ट्रेड कर रहा है और अच्छा खासा बाउंस बैक देने का ट्राई यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है। टाइटन खरीदारी करके चले 3100 के एसएल के साथ 3100 का एसएल लगाएंगे हम लोग। टारगेट की बात कर लेते हैं तो 3240 3240 का पहला टारगेट वैसे है, एंड जैसे ये ब्रेक होता है ऊपरी लेवल पे 3335 335 का दूसरा टारगेट भी हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। नाउ जो शॉर्ट का कॉल है वो है आइसर मोटर। आप यहाँ पे बेच के चल सकते हैं फ्यूचर 4910 का एसएल हम यहाँ पे मेंटेन करके चलेंगे। 4720 का पहला टारगेट और वो जैसे ही ब्रेक होगा अल्टीमेट टारगेट 4585 का भी हमें देखने को मिल सकता है। तो ऑटो सेक्टर से आयशर मोटर्स यहाँ पर बिकवाली की राय, याद रखें कल नतीजे आए थे कमज़ोर थे। इसके साथ ही टाइटन यहाँ पर खरीदारी की राय है। 3240 से 3335 तक के लक्ष्य टाइटन पर दिखाई दे सकते हैं। लेकिन राजेश, इस बीच हमारे साथ राजेश भी जुड़ चुके हैं। राजेश, बताएं आपके स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज आज कौन से होंगे? 2 स्टॉक आइडियाज हैं और दोनों बाय साइड के हैं। पहला स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो बैंकिंग स्पेस से, और उसमें हमें लगता है फेडरल बैंक यहाँ पे काफी स्टेबल प्राइस बिहेवियर डिस्प्ले करते हुए दिख रहा है पिछले 2 हफ्तों से। और जिस तरीके की स्ट्रेंथ यहाँ पे हमने वीकली चार्ट पे देखने को मिली है स्टॉक में ऑलरेडी, जो वीकली चार्ट पे ब्रेकआउट देखने को मिला था और स्टॉक उसके ऊपर कंफर्टेबली होल्ड आउट करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है फेडरल बैंक यहाँ पे बाय किया जा सकता है 218 के टारगेट के लिए। डाउन साइड में स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 200 रुपए के आसपास। दूसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो आईटी स्पेस से मिड कैप आईटी में हमें लगता है कोफोर्ज यहाँ पे काफी स्टेबल लग रहा है। जिस तरीके से ओवरऑल स्ट्रक्चर बने हुए कोफोर्ज के सीरीज ऑफ हाई टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन है और स्टॉक ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी के आसपास ही ट्रेड करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है आईटी एज ए स्पेस भी थोड़ा यहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट आज के सेशन में बनते हुए दिखा है। तो कोफोर्ज पे बाय करने की सलाह 8100 तक के अपसाइड के टारगेट के लिए हम यहाँ पे बाय करने की सलाह देंगे और डाउन साइड में स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 7910 के आसपास। सेक्टर में दूसरे दिन लगातार तेजी दिखी है। ट्रंप के जीतने के बाद से ही 3 दिनों से तेजी दिखी है। इसी सेक्टर से कोफोर्ज यहां पर खरीदारी की राय 8,100 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य और फेडरल बैंक पर भी 218 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य। लेकिन रजत, आपसे पूछना चाहूंगी, अब तो बड़े क्यूज जो बाजार के लिए थे वो खत्म होते हुए नजर आ गए हैं, लेकिन उसके बावजूद बाजार में गिरावट दिखी है। अगर फ्रेश पोजीशंस लेने हैं तो क्या और थोड़े कंसोलिडेशन का इंतजार करना चाहिए? गुड आफ्टरनून। मुझे नहीं लगता कि इस मार्केट में इतनी ज्यादा गिरावट आएगी कि आप अपना पैसा पकड़ के बाहर बैठे और पैसा डालने से पहले सोचे कि और 5, 7, 10% गिरेगी तब हम इन्वेस्ट करें। क्योंकि किसी भी टाइम बाजार या तो ऊपर जा सकता है या नीचे। आपको सिर्फ ये देखना चाहिए कि अभी कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं, कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिनमें वैल्यूएशंस जस्टिफाइड हैं, कंपनियां सस्ते दामों पे मिल रही हैं और चाहे बाजार नीचे जाए तो बाजार से कम गिरेंगी और ऊपर जाए तो बाजार से ज्यादा चलेगी। तो अगर आप ये मान के इन्वेस्ट करेंगे तो अगले 1-1.5 साल में जब भी ये साइकिल पूरा घूमेगा तो आपके स्टॉक्स बाजार से बहुत आगे निकल जाएंगे। और ऐसे सेक्टर्स को देख के हम बिल्कुल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। मैंने आपके शो पे पहले भी अपने वो सेक्टर्स बताए थे। प्राइवेट बैंकिंग इज वन सेक्टर, टेक्नोलॉजी दूसरा सेक्टर है, फार्मास्यूटिकल्स, इन सेक्टर्स में हम बाइंग कर रहे हैं। और यहाँ पे मुझे लगता है लार्ज प्राइवेट बैंकिंग जैसे HDFC, ICICI जो बैंक पिछले 4-5 साल से नहीं चले, बहुत अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे हैं। मैंने कई बार बोला HDFC बैंक जो 26-25 के मल्टीपल पे ट्रेड किया करता था और सब उसको उस टाइम खरीदना चाहते थे, आज ये 17-18 के मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा है, कोई नहीं खरीद रहा। बहुत अट्रैक्टिव है। 3-4 साल के लिए अगर आप लेंगे तो आपका बहुत अच्छा पैसा बनेगा। सिमिलरली US इलेक्शन के रिजल्ट्स के बाद आई थिंक मीडियम टू लॉन्ग टर्म पॉजिटिव जो 2 सेक्टर हैं, एक तो ऑटो एंसिलरी और दूसरा
टेक्नोलॉजी, तो हम टेक्नोलॉजी में काफी खरीदारी कर रहे हैं। और बियॉन्ड इन्फोसिस एंड एम्फोसिस जो 2 स्टॉक हैं जो हमने अपने पोर्टफोलियो में ऐड किए थे और मैंने लास्ट टाइम आपके शो पे कहा था, उसके सिवाय अब हम मिड मार्केट स्मॉलर साइज की आईटी कंपनीज देख रहे हैं जो इंडिया स्टोरी के साथ ग्रो करेंगी और जो एक ऐसे सेक्टर में है जो बाकी कंपनीज को सपोर्ट करेंगी। सो एज इंडिया ग्रोज और जैसे जैसे इंडिया का बिजनेस बढ़ेगा, मैं आपको बता ही देता हूँ कौन सा एक स्टॉक है जो हमने अभी ऐड किया है। मैं आपको पहले डिस्क्लेमर दे दूं, हमने रिसेंटली ऐड किया है। इट इज यूनिकॉमर्स, बहुत छोटी कंपनी है, रिसेंटली इसका आईपीओ आया था। 2100 करोड़ कंपनी का मार्केट कैप है और ये कंपनी ऑर्डर मैनेजमेंट, इन्वेंट्री से लेकर के ऑर्डर डिलीवरी तक किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए सब कुछ करती है। और कोई भी बड़ी कंपनी जो ऑनलाइन जिसकी प्रेजेंस है वो इनकी क्लाइंट है, चाहे वो कोई भी आप बड़ी कंपनी का नाम ले लें, सारे के सारे इनका सर्विस यूज करते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए। तो जैसे इनके ऑर्डर्स बढ़ेंगे, जैसे इन कंपनियों का काम बढ़ेगा, यूनिकॉमर्स को इसका बहुत फायदा मिलेगा। आई विल गिव यू वन डिस्क्लोजर कि ये कंपनी अपने आईपीओ प्राइस से बहुत ऊपर लिस्ट हुई थी और अभी भी ऊपर ट्रेड कर रही है, बट जहां इसका मार्केट कैप है और जितना इस कंपनी में ग्रोथ का पोटेंशियल है, उसे देखते हुए मुझे लगता है इसको ऐड करना चाहिए। तो ऑल ऑफ दिस टू आंसर योर क्वेश्चन कि इस टाइम वेट करना चाहिए और गिरावट का मुझे नहीं लगता। आई थिंक मार्केट 7.5-8% गिर चुका है, 10% तक हो सकता है गिर जाए, तो 26,650 के आसपास 10% गिरावट पूरी हो जाएगी। मैं कोई टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं बिल्कुल फंडामेंटल्स देख के इन्वेस्ट करता हूं और एट एनी गिवन पॉइंट अभी आज भी मेरा 40 से 45% के करीब फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में है और वो मैं मेंटेन करूंगा। बट टू द एक्सटेंट हमें इंक्रीमेंटल पैसा डालना है, हम बिल्कुल रुक नहीं रहे उसको डालने के लिए। बिल्कुल, तो बाजार में और ज्यादा भारी गिरावट नहीं दिखाई दे सकती, ये राय है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद कुछ और स्टॉक्स और सेक्टर्स पर नजर डालेंगे। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। वॉलेटाइल मार्केट और इस वक्त अगर आप देखें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं आईटी काउंटर्स। इन्फोसिस का स्टॉक है जो कि सबसे आगे खड़ा है। इसके अलावा महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाइटन, HUL यानी कि ऑटोमोबाइल प्ले, कंजम्पशन थीम और साथ ही HDFC बैंक जैसे बैंकिंग प्लेस भी है जो कि बाजार को थोड़ा बहुत संभालने का काम कर पा रहे हैं। इसके विपरीत ICICI बैंक आज सुबह से बिकवाली, रिलायंस की गिरावट वर्थ डिस्कशन, SBI, NTPC और एशियन पेंट्स के स्टॉक प्राइस में भी गिरावट है। एशियन पेंट्स के स्टॉक प्राइस को एक बार देखते हैं और एशियन पेंट्स कंपनी के तिमाही नतीजे जो हैं वो कल आने वाले हैं। नतीजों से ठीक पहले हम देख रहे हैं कि करीब 2-2.5% की बिकवाली का दबाव और इन द लिस्ट ऑफ ड्रैगर्स जो पहले 5 खिलाड़ी है उसमें एशियन पेंट्स का नाम भी शामिल है। आइए नतीजों के पहले अनुमान कैसे नजर आ रहे हैं हमारे सहयोगी रविंदर से जान लेते हैं। रविंदर, बताइए एशियन पेंट्स के नंबर्स, रिजल्ट से एक्सपेक्टेशंस क्या लगाई जाए? एशियन पेंट देश की जो सबसे बड़ी पेंट कंपनी है वो अपनी दूसरी तिमाही के रिजल्ट अनाउंस करने जा रही है, तो देखते हैं कि क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है। तो रेवेन्यू में जो हमें 1.2% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। वही बात करें पैट की, तो पैट में हमें जो है 10.5% की गिरावट देखने को मिल सकती है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, जो 1205 से घटकर जो है 1080 पर देखने को मिल सकती है। वही बात करें एबिटा की, तो एबिटा में भी हमें जो है 8 से 9% की गिरावट देखने को मिल सकती है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, और मार्जिन में भी हमें जो है 200 बेसिस पॉइंट्स का गिरावट देखने को मिल सकता है। अब देखते हैं कि क्या ऐसे की फैक्टर्स है। तो Q2 में जो है डिमांड वॉल्यूम ग्रोथ जो है हमें 5 से 6% एक्सपेक्ट किया जा सकता है। वही प्रॉफिटेबिलिटी में भी हमें जो इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है हाई प्रमोशनल एक्टिविटीज़ के वजह से, और अनफेवरेबल बेस और राइजिंग मोनोमर कॉस्ट जो कि एक रॉ मटेरियल है पेंट कंपनीज़ का, उनके वजह से हमें जो है कंपनी के मार्जिन में भी इफेक्ट देखने को मिल सकता है। हालांकि कंपनी ने हाल ही में जो है प्राइस हाइक किया था, लेकिन फिर भी हमें जो है मार्जिन में इफेक्ट देखने को मिल सकता है। इसके अलावा जो है Q2 का जो वीक डिमांड है हाई मानसून के वजह से। अब देखते हैं कौन से ऐसे की फैक्टर है जिसमें आगे जाके हमें जो है नज़र रखनी चाहिए, तो वो है डिमांड आउटलुक। यहाँ पे ये देखना होगा कि कंपनी आगे चल के डिमांड पर क्या आउटलुक देती है। अगला जो है कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप, यहाँ पे पेंट इंडस्ट्री में जो कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है उसके ऊपर कंपनी का क्या कॉमेंट्री रहेगा, और आखिर में जो है ग्रॉस मार्जिन ट्रेंड्स।
रविंदर, शुक्रिया ये सारी की सारी डिटेल्स हमें बताने के लिए। तो ग्रॉस मार्जिन के ट्रेंड, डिमांड का आउटलुक का, इन सारी चीज़ों पर खास तौर से नज़र रखनी होगी। रजत, एशियन पेंट्स के चार्ट से एक बार देखिए, नतीजों से ठीक पहले हम देख रहे हैं बाजार की कमजोरी के साथ साथ ही स्टॉक में करीब 2-2.5% की गिरावट इस वक्त 2780 के स्तर पर। और टेक्निकली आउटलुक क्या लग रहा है? आई थिंक ओके, कुणाल जी, रजत आपसे फंडामेंटल नजरिया पेंट सेक्टर पर जानेंगे, लेकिन कुणाल एक टेक्निकल आउटलुक एशियन पेंट्स पर आप बता दीजिए। वेल, एशियन पेंट की बात करें, फिलहाल एशियन पेंट 2780 के अराउंड ट्रेड कर रहा है और काफी अच्छी गिरावट हमें फिलहाल देखने को मिल चुकी है। नाउ पेंट, मुझे लग रहा है कि यहाँ से अगर फर्दर और गिरावट देखने को मिलती है, यानी कि लेट्स से 2740 तक का अगर फर्दर गिरावट अगर स्टॉक में आती है, तो मुझे लग रहा है कि वहां पे एक अच्छा खासा डिमांड जोन क्रिएट हो सकता है, क्योंकि पहले भी सेम लेवल का सपोर्ट लेके स्टॉक ने ऊपरी लेवल पे अच्छे खासे लेवल दिखाए थे। यहाँ तक कि 3150 तक के भी 3350 तक के भी लेवल स्टॉक ने दिखाए थे। तो मैं कहूँगा थोड़ा सा साइडवेज रह जाइए। अगर स्टॉक नीचे 2740 या 2700 को अप्रोच करता है, तो वहां पे आप खरीदारी करके चलिए। वहां से एक अच्छे खासे बाउंस बैक का एक्सपेक्टेशन हम रख सकते हैं, और वो बाउंस बैक पे हमें पहला टारगेट 3100 का है, और वो जैसे ही ब्रेक होगा ऊपर में 3400 तक के भी लेवल एशियन पेंट में देखने को मिल सकते हैं। तो 2740 2700 के पास आता है तो ही खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। प्रोडक्शन कैपेसिटी और साथ ही मार्केट ट्रेंड ग्रोथ किस तरह का नजर आता है? पेंट स्टॉक्स के लिए खास तौर से ध्यान रखने वाली चीज होती है। रजत, एक फंडामेंटल आउटलुक क्विकली पेंट पर आपका जानना चाहेंगे। बिल्कुल, मेरा फंडामेंटल आउटलुक एशियन पेंट्स पे बहुत पॉजिटिव है। ये स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में है, हमने कुछ टाइम पहले ऐड किया है, जहां अभी ट्रेड कर रहा है इस प्राइस से 5-7% ऊपर ऐड किया है इनफैक्ट। और उसकी वजह यही है बिकॉज इसकी वैल्यूएशन बहुत बहुत सस्ती हो गई इसकी हिस्टोरिक वैल्यूएशन के हिसाब से। आज से 5-6 साल पहले ये स्टॉक 90, 100, 95 के प्राइस अर्निंग मल्टीपल पे ट्रेड किया करता था और सब लेना चाहते थे। आज ये करीब 50, 55, 52 इज आई थिंक करंटली इसका ट्रेलिंग बेसिस पे प्राइस अर्निंग है, तो अपनी आधे दाम पे मिल रहा है। लेकिन मतलब इस कंपनी का रेवेन्यू उसी हिसाब से ग्रो कर रहा है जैसे ग्रो कर रहा था, लेकिन स्टॉक प्राइस बिल्कुल नहीं ग्रो किया। इसका एक रीजन ये है कि जब कंपटीशन बढ़ता है, एक्सो नोबल, इंडिगो, दुनिया भर की पेंट कंपनी जो छोटी थी अब बड़ी होती जा रही है, जब कंपटीशन बढ़ता है तो सेक्टर आउट ऑफ फ्लेवर हो जाता है। और कोई बात नहीं है, अभी भी इनका मार्केट शेयर हाईएस्ट है पेंट इंडस्ट्री में, देयर मार्केट लीडर्स। सो सूनर और लेटर जब पेंट सेगमेंट में एक री रेटिंग होगी तो ये स्टॉक फिर बहुत तेज चलेगा। बहुत अच्छी प्राइस पे अगर कोई फंडामेंटली नया अपना पोर्टफोलियो बना रहा है तो धीरे धीरे इस स्टॉक को ऐड करना चाहिए। ये कंपनी कहीं नहीं जाने वाली, दिस विल बी अराउंड, ये रहेगी। बहुत अच्छी कंपनी और बहुत अच्छे फंडामेंटल्स है। फंडामेंटल आउटलुक रजत, तो क्लियरली लॉन्ग टर्म प्ले में पेंट स्टॉक्स में पर्टिकुलरली एशियन पेंट्स पर नजर रहनी चाहिए। मजबूती है, सारे फंडामेंटल्स पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। हो सकता है कि इस वक्त जो वॉलेटाइल ट्रेंड है वो टेक्निकली, क्योंकि बाजार का मूड माहौल काफी बिगड़ा हुआ है, इसके चलते हम देख रहे हैं और नतीजों से ठीक पहले कॉशियस है, लेकिन लंबी अवधि के लिए एशियन पेंट्स पर नजर जरूर होनी चाहिए। राजेश जी, गुड आफ्टरनून। रिलायंस का स्टॉक आपके साथ में डिस्कस करना चाहूंगी, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं रिलायंस जैसा मेजर प्लेयर बाजार में इतनी गिरावट में कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है और अब तो ये बेयर मार्केट टेरिटरी में जा चुका है। द डेफिनेशन इटसेल्फ सेज कि अपने ऑल टाइम हाई से 20% की गिरावट दिखा चुका है। इस हफ्ते में ही बिकवाली का दबाव लगातार चढ़ता गया और इस वक्त आप देखिए गिरावट हावी ही होती रही है। गुड आफ्टरनून मानसी जी। तो देखिए, ये सेकंड कंसेक्यूटिव क्वार्टर है जहाँ पे स्टॉक में अगर हम देखें तो सस्टेन सप्लाई प्रेशर देखने को मिला है। अपने रिसेंट हाई से स्टॉक में जिस तरीके के करेक्शन बने हैं, यहाँ पे हमें लगता है कि जब तक ये स्टॉक वापस 1350 के लेवल को वापस रिगेन नहीं कर सकता, ये नहीं कर पाएगा, जब तक ये स्टॉक में प्रेशर और रहेगा, डाउन साइड में हो सकता है ये स्टॉक फर्दर 1230, 1200 की तरफ भी फिसलता हुआ दिखे। तो स्टॉक में नियर टर्म शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर के हिसाब से तो वीकनेस बनी हुई है, और हमें लगता है जिस तरीके से अब ये स्टॉक में लॉन्ग टर्म चार्ट पे भी अब यहाँ पे वीकनेस अब यहाँ पे बढ़ते हुए दिख रही, तो हमें लगता है कि थोड़ा यहाँ पे प्रेशर और एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। 1350 इसके लिए की लेवल है हायर साइड का, जब तक वो क्रॉस नहीं होगा सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी रहेगी। रिलायंस में डाउन साइड के टारगेट 1230, 1200 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं।
रिलायंस इंडस्ट्रीज पर, इसी के साथ शुगर सेक्टर पर फोकस करेंगे। याद रखें आज सुबह खबर निकल कर आई थी कि शुगर की इन्वेंट्री पोजीशन काफ़ी अच्छी है। कुछ दिनों पहले सूत्रों के हवालों से खबर मिली थी कि मिनिमम सेलिंग प्राइस जो होती है शुगर की वो बढ़ाई जा सकती है। और फिर एक बार एक दूसरी खबर आती हुई शुगर सेक्टर को लेकर एक्सक्लूसिव खबर ईटी नाउ स्वदेश के पास पेट्रोलियम मंत्रालय ने इथेनॉल कीमतों में संशोधन का प्रस्ताव भेजा है। पूरी डिटेल्स के साथ अब हमारे साथ प्रकाश प्रियदर्शी जुट चुके हैं। प्रकाश, बताएं क्या खबर है आपके पास और इथेनॉल प्राइसेस कितने बढ़ सकते हैं? देखिए, सूत्रों के हवाले से जो हमें जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से पेट्रोलियम मंत्रालय ने इथेनॉल प्राइस रिवीजन से संबंधित जो कैबिनेट नोट है उसको फाइनल रूप दे दिया है। आखिरी मंजूरी के लिए यूनियन कैबिनेट को भी भेज दिया गया है और उम्मीद ये की जा रही है कि यूनियन कैबिनेट जल्द ही पेट्रोलियम मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूर करेगी। सूत्र हमें बता रहे हैं कि इथेनॉल प्राइसेस में 2024-25 सीजन के लिए 4 से 5 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी हो सकती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि प्राइस कीमतों में बढ़ोतरी के बाद जो इथेनॉल प्रोड्यूसर्स हैं, जो डिस्टिलरीज हैं, वो प्रोडक्शन में बढ़ोतरी करेंगी और सरकार का जो टारगेट है इथेनॉल ब्लेंडिंग का उसको मीट करने में मदद मिलेगी। सरकार का टारगेट 2024 के आखिर तक 15% इथेनॉल ब्लेंडिंग का है और 2025 के आखिर तक 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग का है। लिहाजा कीमतों में बढ़ोतरी काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रिगर साबित हो सकती है। इसके अलावा आप ये देखें कि जो भी रेस्ट्रिक्शंस थे इथेनॉल प्रोडक्शन से संबंधित, वो सारे रेस्ट्रिक्शंस लगभग सरकार ने हटा लिए हैं। उम्मीद ये की जा रही है कि इथेनॉल प्रोडक्शन में तेजी आएगी। वर्ल्ड मार्केटिंग कंपनीज की तरफ से जो प्रोक्योरमेंट है उसमें भी बढ़ोतरी होगी, क्योंकि फूड मिनिस्ट्री ने पहले ही इस बात की सिफारिश की है कि इथेनॉल प्राइसेस में बढ़ोतरी होनी चाहिए। लिहाजा सोर्स हमें बता रहे हैं कि इसमें करीब 4 से 5 रुपए की बढ़ोतरी हो सकती है प्रति लीटर के हिसाब से। सरकार को करीब 1016 करोड़ लीटर इथेनॉल की जरूरत होगी 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग के टारगेट को हासिल करने के लिए, जिसको लेकर इस वक्त गवर्नमेंट काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। तो 4 से 5 रुपए प्रति लीटर इतने इथेनॉल प्राइसेस बढ़ सकते हैं। प्रकाश, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के चलते बलरामपुर चीनी स्टॉक पर नजर डालें तो दिन के निचले स्तर से इस स्टॉक में अच्छी खासी रिकवरी भी दिखी है। इस पर एक टेक्निकल राय लेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद आप कहीं मत जाइए, बने रहिए ईटी नाउ स्वदेश के साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं क्लोजिंग कॉल्स। ब्रेक के पहले हमने शुगर सेक्टर के रिलेटेड एक न्यूज़ बताई थी। हमारे सहयोगी प्रकाश हमसे जुड़े थे। 4 से 5 रुपए प्रति लीटर से दाम बढ़ सकते हैं इथेनॉल के। और बलरामपुर चीनी स्टॉक पर नजर डालेंगे तो दिन के निचले स्तर से अच्छी खासी रिकवरी भी दिखी है। 2.5% की गिरावट है, लेकिन इंट्राडे बेसिस पर स्टॉक में अच्छी रिकवरी दिखी है। इस पर एक टेक्निकल राय ले लेंगे। कुणाल, आपसे पूछना चाहूंगी, बलरामपुर चीनी स्टॉक अभी 580 के आसपास कारोबार कर रहा है, क्या राय होगी यहाँ पर? फिलहाल स्टॉक को मैं अवॉइड करके चलने की सलाह दूंगा। स्टॉक ने जो इंटरमीडिएट सपोर्ट था 592 का वो ब्रेक कर दिया है। स्टॉक अब उसके नीचे ही ट्रेड कर रहा है और लाइकली चांस है क्लोजिंग भी हमें मिल जाएगा, कंफर्मेशन भी मिल जाएगा। उसके बेस पे स्टॉक हमें नीचे में 550 तक के लेवल दिखा सकता है। अगर 550 के लेवल अगर स्टॉक अप्रोच करता है, ये लेवल पे आता है और ये लेवल पे सपोर्ट लेता है, तो मैं कहूंगा कि 550 पे खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। फिलहाल ये स्टॉक को अवॉइड करें, क्योंकि 550 तक के लेवल लाइकली ये स्टॉक दिखा सकता है और वहां पे हम खरीदारी करके चल सकते हैं। ओके, सो फिलहाल बलरामपुर चीनी सिर्फ वॉच लिस्ट में रखने की राय, कोई टेक यहाँ पर इस वक्त नहीं बनता हुआ, लेकिन लेवल बेस कामकाज जहाँ पर ज़रूर बन सकता है। इसे रिविजिट और वक्त वक्त पर चेक करते रहेंगे। बाजार जितनी भी रिकवरी की अटेम्प्ट्स कर रहे थे, सारे के सारे अटेम्प्ट्स में फेल होता रहा। राजेश जी, सिनेरियो किस तरह से पैन आउट होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि यहाँ से गिरावट और कितनी गहराएगी इसका तो अनुमान लगाया नहीं जा रहा है। रियल्टी शेयरों की अगर बात करें, आज हम देख रहे हैं वहाँ पर भी बिकवाली का दबाव। रियल एस्टेट, फार्मा, ये कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि बाजार की गिरावट में बाजार को संभालने का काम करते थे, लेकिन आज हम वहां पर भी बिकवाली ही देख रहे हैं। गोदरेज प्रॉपर्टीज में 4% की गिरावट है। प्रेस्टीज, मैक्रोटेक, शोभा, डीएलएफ, बिकवाली यहां पर भी हावी होती हुई। इसे क्या एक मूवमेंट कह सकते हैं कि अपॉर्चुनिटी समझकर एंट्री लेने का चांस समझा जाए? जी देखिए, ब्रॉडर मार्केट में ही सप्लाई देखने को मिल रही है पिछले कुछ हफ्तों से, और जिस तरीके से पूरे मार्केट में एक सेलिंग का दौर यहाँ पे चल रहा है, तो कोई भी सेक्टर होल्ड आउट करने में कामयाब नहीं होते हुए दिख रहा है।
बहुत ही सिलेक्टिव पॉकेट्स या बहुत ही सिलेक्टिव स्टॉक्स ही जो कि थोड़ा सा स्ट्रेंथ को होल्ड आउट करते हुए दिख रहे हैं। बट हमें लगता है कि जब तक ये एफआई की बिकवाली का दौर चलता रहेगा, मार्केट में इसी तरीके से प्रेशर देखने को मिलेगा। रियल एस्टेट में जरूर हमने देखा था, एक अटेम्प्ट जरूर हुआ था रिकवरी का, लेकिन वो वापस हायर साइड पे सप्लाई प्रेशर में कन्वर्ट होते हुए दिखा है। तो हमें लगता है कि अभी थोड़ा सा बचना चाहिए जब तक निफ्टी एक कंफर्टेबल जोन में जब तक सस्टेन नहीं करता है, जब तक एक सब्सटेंशियल रिकवरी या शॉर्ट कवरिंग मार्केट में नहीं प्ले आउट होती है। थोड़ा हमें लगता है कि और यहाँ पे सेक्टर स्पेसिफिक, स्टॉक स्पेसिफिक प्रेशर कंटिन्यू होते हुए दिखेंगे। तो हमें लगता है जब तक निफ्टी 24,450-500 के लेवल को क्रॉस नहीं करेगा, छोटे मोटे उछाल में इसी तरीके से वापस मार्केट में सेलिंग प्रेशर रहेगा। थोड़ा कॉशियस अप्रोच है मार्केट में, बायर्स अभी बैकफुट पे हैं, क्योंकि काफी कुछ करेक्शन पोर्टफोलियोज में होते हुए दिखा है पिछले कुछ हफ्तों में। तो हमें लगता है कि थोड़ा कॉन्फिडेंस अभी भी यहाँ पे कम है मार्केट की तरफ, तेजी की तरफ। तो ये रियल एस्टेट और बाकी जो पॉकेट्स है वहाँ पे भी प्रॉफिट बुकिंग आते हुए दिख रहा है। जहां जहां पे भी प्रॉफिट है पोर्टफोलियो में, जरूर वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग इन्वेस्टर करते हुए दिख रहे हैं। सिचुएशंस बाजार की ऐसी होती है कि जिसमें बिकवाली या कह सकते हैं वॉलेटाइल ट्रेंड इतना होता है कि सेंटिमेंट क्लियरली समझना बेहद मुश्किल हो जाता है। ऐसे में सिर्फ ट्रेड लेने के लिए या एक फॉर्मेलिटी के लिए एंटर ना करें। लगातार एक्सपर्ट्स हमारे चाहे फंडामेंटल हो या टेक्निकल बता रहे हैं और इस वक्त की सिनेरियोज वैसे ही बनते हुए नजर आ रहे हैं। वेदांता, शो की शुरुआत में हमने देखा था कंपनी के नतीजे आते हुए दिखे, मुनाफे के फ्रंट पर और कंपनी के रेवेन्यूज के फ्रंट पर नतीजे अच्छे थे, मार्जिन में कटौती देखने को मिली। स्टॉक प्राइस में हमने देखा था गिरावट का ट्रेंड था, वहां से संभलता हुआ कुणाल, वेदांता 458 के स्तर पर शुरुआत में बुलेटिन की अराउंड 230 जब हम इस स्टॉक को देख रहे थे, बिकवाली का दबाव था, वहां से अब थोड़ा सा हम देख रहे हैं अप मूव नजर आ रहा है। ईडीएल की बात करें तो पिछले कई दिनों से ईडीएल लोअर लेवल पे 450 और ऊपरी लेवल पे 475 इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है। और जब तक कोई क्लियर ब्रेकआउट नहीं मिलेगा इधर साइड का, तब तक कोई क्लियर डायरेक्शन हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। अगर मैं ये कहता हूँ कि स्टॉक 475 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो वहां से वन वे रैली हमें ऊपर में 525 तक देखने को मिलेगी। और लोअर लेवल पे अगर 450 का ब्रेकडाउन देता है तो ये स्टॉक नीचे में 427 से लेके पॉसिबिलिटी से कि 380 तक के लेवल भी दिखा सकता है। तो फिलहाल इस स्टॉक को वॉच लिस्ट में रखना चाहिए, नई खरीदारी या नई शॉर्टिंग नहीं करनी चाहिए जब तक ये रेंज ब्रेकआउट नहीं देता तब तक। वॉच लिस्ट में ही रखे वेदांता के स्टॉक को, ये भी राय इस वक्त मिलती हुई। लेकिन जहां एशियन पेंट्स के नतीजे कल आने वाले हैं, उसके साथ साथ लेबोरेटरी डायग्नोस्टिक फार्मा स्पेस से जुड़ी दो कंपनियां डिविज लैब और ऑरोबिंदो फार्मा के नंबर्स का भी इंतजार रहेगा। नतीजों से पहले डिविज लैब में हल्का हल्का मोमेंटम, लेकिन ऑरोबिंदो फार्मा में बिकवाली का दबाव है। राजेश जी, ये पूरा स्पेस एंड पर्टिकुलरली नंबर्स से पहले इन दोनों काउंटर्स पर आपकी राय? तो मानसी जी देखिए, डिविज लैब का स्ट्रक्चर तो काफी कंफर्टेबल पोजीशन पे है और स्टॉक में सीरीज ऑफ हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पे हमने डेली वीकली टाइम फ्रेम पे देखने को मिला। और जिस तरीके से लॉन्ग टर्म चार्ट पे यहाँ पे स्टॉक ने एक स्ट्रेंथ और एक ब्रेकआउट ऑलरेडी यहाँ पे डिस्प्ले किया है, हमें लगता है यहाँ पे स्ट्रेंथ बनी हुई है। अगर ये स्टॉक नंबर्स के चलते या वॉलेटिलिटी के चलते कोई गिरावट दिखाता भी है तो हमें लगता है 5800 5750 के आसपास इसके एक अच्छे नियर टर्म चार्ट पे सपोर्ट बने हुए। तो जब तक ये 5750 के ऊपर बना हुआ है, हमें लगता है नियर टर्म चार्ट पे भी स्ट्रेंथ रहेगी। ऑन द हायर साइड जैसे ही स्टॉक में 6050 6100 के लेवल क्रॉस होंगे तो हमें लगता है कि यहाँ पे पोटेंशियल है स्टॉक में फर्दर और एक अप मूव को एक्सटेंड करने का, और हो सकता है 6400 6500 की तरफ भी ये स्टॉक गोइंग फॉरवर्ड बढ़ते हुए दिखे। तो डिवीज लैब पे हमारा व्यू बुलिश है। एट दिस मोमेंट 5750 के आसपास के स्टॉप लॉस रखें। ऑन द अदर हैंड अरविंदो फार्मा में वीकनेस जरूर है। वहां पे स्टॉक ने 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज का भी ब्रेकडाउन कंफर्टेबली किया है और उसके नीचे ही कंटिन्यूस बेसिस पे देखें तो पिछले चौथा वीक है जहाँ पे स्टॉक एक लोअर हाई लो फॉर्मेशन बना रहा है। तो एक सस्टेन सप्लाई यहाँ पे आते हुए दिख रही है। हमें लगता है अरविंदो फार्मा में ये करेक्शन एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है टुवर्ड्स 1260 1250 की तरफ भी। तो जब तक ये स्टॉक 1400 के लेवल को वापस क्रॉस करने में कामयाब नहीं होता है, सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी रहेगी अरविंदो फार्मा में नियर टर्म और शॉर्ट टर्म के हिसाब से।
तो ये राय डॉक्टर रेड्डीज और औरोबिंदो फार्मा पर। लेकिन इस बीच एक और स्टॉक पर नजर डालेंगे। 8% की तेजी के साथ कारोबार इंडियन होटल्स में। नतीजे काफी अच्छे रहे थे। मैनेजमेंट की कमेंट्री भी काफी पॉजिटिव निकल कर आई है और ब्रोकरेज हाउसेस भी काफी पॉजिटिव है इस स्टॉक पर। शरद अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरी डिटेल्स के साथ। शरद, गुड आफ्टरनून। बताएं कौन से ट्रिगर्स है जिसके चलते स्टॉक में 7.5% की तेजी आज दिखी है? जी बिल्कुल, इंडियन होटल्स के नतीजे तो अनुमान से बेहतर आए हैं, लेकिन जो अर्निंग्स कॉल में भी जो है मैनेजमेंट की कमेंट्री बहुत स्ट्रांग रही है। खास करके जो वेडिंग सीज़न है और जो हॉलीडे सीज़न का डिमांड आ रहा है उस पर एक बहुत बुलिश नज़रिया बन रहा है और ओवरऑल जो इंडस्ट्री है एक अप साइकिल में चल रही है। एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड की जो है ग्रोथ देखने मिल रही है। इनका टारगेट है कि 25 होटल खोलेंगे वित्त साल 2025 में और 30 होटल खोलेंगे वित्त साल 2026 में। जिंजर की जो ब्रांड है वहाँ पे अच्छी मोमेंटम देखने मिल रही है और फर्स्ट हाफ FY25 में भी अच्छी ओपनिंग्स आई हैं। कुछ नई कॉन्ट्रैक्ट्स भी आई हैं क्लैरेजिस होटल्स का इंडिया और नेपाल के मार्केट्स को लेके और इसके अलावा 55% स्टेक को राजस्केप होटल्स में भी लेने वाले एक एक्विजिशन आया 18 करोड़ रुपए का और जो सरप्लस कैपेसिटी रहेगी वो ग्रीनफील्ड एक्सपेंशन के लिए रहेगा। वेडिंग सीज़न पे खास करके उन्होंने कहा कि जो सेकेंड हाफ है वहाँ पे 30% ज़्यादा वेडिंग्स जो है होने वाले हैं, तो ये एक बहुत बड़ा बिजनेस रहता है कंपनी के लिए। ब्रोकिंग की बात करें तो इन्वेस्टेक की व्यू है मेंटेन होल्ड, लेकिन टारगेट प्राइस बढ़ा दिया है 630 से बढ़ा के 720 रुपीज़ पर शेयर कर दिया है। ARR जो उसका रेवेन्यू रेट होता है वो जो है बढ़ने वाला है और उसके कारण जो है अच्छी परफॉर्मेंस कंपनी की दिखने वाली है सेकेंड हाफ में। और उन्होंने ये भी कहा है कि ओवरऑल टेलविंड्स जो है बहुत सारे आ रहे हैं इंडस्ट्री के और कंपनी स्पेसिफिक भी, और मार्जिन्स जो है सस्टेन कर सकते हैं अगले 2 साल में 30% के ऊपर 32 to 33% का, और पैट का ग्रोथ जो है एक्सपेक्टेड अगले 3 साल में 24% का रहेगा। ये इन्वेस्टेक का व्यू है। ओवरऑल ब्रोकरेजेस ने थम्सअप दिया है, कमेंट्री भी बहुत स्ट्रॉन्ग आई है। स्टॉक ज़रूरी जो है अच्छा ड्राइव अप ऑलरेडी हो चुका है, वैल्यूएशन थोड़े महंगे हैं बट ओवरऑल कमेंट्री बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है। तो अगर लॉन्ग टर्म बेसिस पे देखेंगे तो होटल इंडस्ट्री जो है 8 या 10 साल के स्लम्प के बाद पिछले 4 से 5 साल में एक अच्छी पिकअप देखने मिली है। तो ये एक पॉजिटिव मोमेंटम मैनेजमेंट के कॉन कॉल में देखने मिला है। तो काफी पॉजिटिव नजरिया मैनेजमेंट का। ब्रोकरेज हाउसेस भी काफी पॉजिटिव है। इंडियन होटल 7% की तेजी के साथ कारोबार। राजेश, आपसे पूछना चाहूंगी क्या नजरिया रहेगा इस स्टॉक पर? अगर किसी के पास ऑलरेडी पोजीशंस है तो 7% की तेजी के बाद क्या मुनाफा बांध लेने की सलाह होगी? तो देखिए स्टॉक में एक क्लियर अप ट्रेंड यहाँ पे देखने को मिला है। मंथली चार्ट पे भी देखें तो स्टॉक एक अप स्लोपिंग चैनल में ही ट्रेवल करते हुए दिख रहा है, जो कि एक क्लियर अप ट्रेंड के साइन है। स्टॉक ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी में ही ट्रेड कर रहा है। तो हमें लगता है कि जिनके पास भी स्टॉक है और मुनाफा यहाँ पे है तो हमें लगता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस या स्टॉप लॉस को हायर शिफ्ट करें। यहाँ पे हम सजेस्ट करेंगे जब तक ये 705 710 के ऊपर बना हुआ है, जब तक इसका अप ट्रेंड का कंटिन्यूटी रहेगा तो 705 के स्टॉप लॉस से पोजीशन होल्ड की जा सकती है। हमें लगता है जिस तरीके का आउट परफॉर्मेंस हो सकता है ये स्टॉक 780 की तरफ भी अपनी तेजी एक्सटेंड करता हुआ दिखे गोइंग फॉरवर्ड। तो 705 के स्टॉप लॉस से पोजीशन कैरी करने की सलाह रहेगी। तो ये सलाह इंडियन होटल्स पर। इसी के साथ PSU बैंकिंग शेयरों पर नजर डालते हैं। वहां पर भी आज के ट्रेडिंग सेशन में भारी गिरावट दिखी है। कुछ स्टॉक्स की बात करें तो इंडियन ओवरसीज बैंक, सेंट्रल बैंक 2.5 से 3% की गिरावट यहां पर। कुणाल, क्या राय होगी दोनों स्टॉक्स पर? आपके लिए था कुणाल, आप हाँ यस अगर हम IOB की बात करते हैं तो जिस हिसाब से फिलहाल बैंक ट्रेड कर रहा है 53.25 के अराउंड, मुझे लग रहा है कि फर्दर गिरावट भी हमें स्टॉक में देखने को मिल सकती है। कल के दिन में शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक्स बनाया है और आज उसका एक फॉलोअप मोमेंटम भी हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। फर्दर गिरावट में स्टॉक 49.40 तक के भी लेवल हमें दिखा सकता है। मेरा जो व्यू है यहाँ पे पर्टिकुलरली स्टॉक को लेकर नेगेटिव है। 49.40 का लेवल है, अगर ये लेवल आता है और यहाँ पे सस्टेन होता है तो फिर खरीदारी करके चलने के बारे में सोच सकते हैं। क्योंकि अगर आप वीकली चार्ट पे देखो तो पहले भी समवेयर अराउंड 49 पे रेजिस्टेंस फेस किया था, उसके बाद ये लेवल का ब्रेकआउट देने के बाद स्टॉक ने वन में ऊपर में 80 तक के लेवल भी दिखाए थे। तो अगर 49 आता है तो वहां पे खरीदारी करके चले। फिलहाल ये स्टॉक का अवॉइड करके चल सकते हो।
ओके, तो चलिए ये राय इस वक्त। और साथ ही एजेंसीज के हवाले से खबर आ रही है जोमेटो और स्विगी को लेकर। बड़ी खबर है ये, सीसीआई ने जांच में प्रतिस्पर्धा नियमों का उल्लंघन पाया है। स्विगी जोमेटो की तरफ से नियमों का उल्लंघन पाया गया है। ये खबर सोर्सेस एजेंसी से इस वक्त मिलती हुई दिख रही है। जोमेटो के स्टॉक प्राइस को देखें, करीब 2.5% की गिरावट के साथ 248 के स्तरों पर फूड डिलीवरी कारोबार में यहाँ पर नियमों के उल्लंघन की खबरें आती हुई सोर्सेज के हवाले से एक खबर है। राजेश जी, एक बार जोमेटो के चार्ट्स देखें, 248 के लेवल्स पर न्यूज़ बेस इम्पैक्ट, लेकिन टेक्निकली भी यहाँ पर चार्ट्स जो हैं काफ़ी वीक नज़र आ रहे हैं। तो मानसी जी देखिए, एक अच्छी स्ट्रांग रैली के बाद पिछले 2-3 महीनों में स्टॉक में एक करेक्शन या एक प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिला। स्टॉक हायर साइड पे करीब 290 के आसपास तक गया था, वहां से करेक्ट होके अब 250 के आसपास ट्रेड करते हुए दिख रहा है। स्टॉक एक अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, जो कि है करीब 245 का। आई थिंक 245 काफी क्रूशल रहेगा इस करेक्शन के लिए। अगर ये 245 के नीचे स्लिप होता है तो ये डाउन मूव टुवर्ड्स 235 230 की तरफ भी एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। बट हमें लगता है कि अभी यहाँ पे 245 के लेवल को एज ए स्टॉप लॉस रखें। जिनके पास पोजीशन है 245 का स्टॉप लॉस रखें। अगर वो टूटता है तो एग्जिट करें। ऑन द हायर साइड 260 इसके लिए इमीडिएट सप्लाई जोन है। अगर वो क्रॉस करता है तो हमें लगता है न्यूज तो नेगेटिव है, लेकिन अभी जो कि गोइंग फॉरवर्ड 260 जब तक क्रॉस नहीं करता है, हो सकता है कि यहाँ दबाव एक्सटेंड हो। 245 टूटने के बाद 230 की तरफ फिसलते हुए दिख सकता है। ये सूत्रों के हवाले से खबर है, इससे जुड़े डिटेल्स अगर मिले और अगर जानकारी कह सकते हैं कि आपके लिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस पर हम डीप डाइव रिसर्च ज़रूर करेंगे। लेकिन टेक्निकली 245 नीचे और 260 ऊपर, 260 के ऊपर पॉजिटिव मोमेंटम की गुंजाइश नज़र आ सकती है, लेकिन इस वक्त टेक्निकली भी चार्ट्स जो हैं वो कमज़ोर नज़र आ रहे हैं जोमेटो के। एक और स्टॉक है अशोक लेलैंड। कुणाल, नतीजे आए और अच्छे नतीजे रहे, जिसका एक इम्पैक्ट अशोक लेलैंड के स्टॉक प्राइस में हम देख रहे हैं। 3% की तेज़ी 222 के स्तर पर। कंपनी के मुनाफे में अगर देखें, इजाफा देखने को मिला है। 770 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने पोस्ट किया है। 2 रुपये प्रति शेयर के अंतरिम डिविडेंड का भी ऐलान किया है। नतीजे जब आए अराउंड 130 तब स्टॉक फ्लैट ट्रेंड कर रहा था, लेकिन इस वक्त मजबूती देखने को मिली है। वेल, व्यू डेफिनेटली पॉजिटिव साइड का ही है पर्टिकुलर स्टॉक का। अगर मैं बात करूँ तो रिसेंटली जो बॉटम बनाया है वहां पे ही हमारे कैंडलस्टिक्स फॉर्मेशन बनाया है, दैट टू विद द स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ऑफ इट्स प्रीवियस स्टॉक। तो एक अच्छा खासा बाउंस बैक यहाँ पे देखने को मिल सकता है। और आज जो नतीजे आए उसका भी एक सपोर्ट अच्छा खासा स्टॉक को मिल चुका है। स्टॉक 222 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। लोअर लेवल पे 210 का हम यहाँ पे एसएल मेंटेन करके चलेंगे। ऊपरी लेवल की बात करें तो सबसे पहला टारगेट 230 का है, जो इसका रिसेंट का टॉप है। 230 जैसे ही ब्रेक होगा ये स्टॉक में हमें एक अच्छी खासी मोमेंटम देखने को मिल सकती है, जो 255 तक जा सकती है। तो रिस्क रिवॉर्ड इज इन फेवर फॉर क्रिएटिंग लॉन्ग पोजीशन ओनली। सो यस, डेफिनेटली यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करके चल सकते हैं विद स्ट्रिक्ट एसएल ऑफ 210। ठीक है, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ज़रूर मेंटेन कीजिएगा, और अगर पोजीशन है तो उसे बिल्कुल बनाकर रखने की राय इस वक्त बनती हुई दिख रही है। इस वक्त साथ ही चोला फाइनेंस के नतीजे आपके स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। नेट इंटरेस्ट इनकम का आंकड़ा जो है उसमें करीब 33% की बढ़त 2,995 करोड़ पर सालाना आधार पर नेट इंटरेस्ट इनकम जो है कंपनी की बढ़ती हुई देखने को मिली है। मुनाफे के फ्रंट पर भी हम देख रहे हैं करीब 27% का इजाफा, 1,125 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने पोस्ट किया है। सालाना आधार पर नतीजों की अगर बात करें, ऑन द फेस ऑफ इट एनआईएस और साथ ही प्रॉफिट के फ्रंट पर नतीजे ठीक ठाक नजर आ रहे हैं, लेकिन स्टॉक प्राइस में इस वक्त मोमेंटम नहीं देखने को मिल रहा है। बाजार की गिरावट के साथ साथ ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में। अच्छे नतीजों की गुंजाइश थी, और इस वक्त नतीजे जो हैं मुनाफे के फ्रंट पर और साथ ही इनकम के फ्रंट पर ठीक ठाक नजर आ रहे हैं। और साथ ही कैगर रिटर्न्स की भी बात करें तो पिछले 5 सालों में सालाना आधार पर करीब 20-21% की रिटर्न्स भी यहाँ पर राजेश जी कंपनी देती हुई। चोला फाइनेंस होल्डिंग्स पर एक राय दीजिए। तो पिछले 4-5 हफ्तों में स्टॉक में एक सिग्निफिकेंट प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली है। स्टॉक ने अपने प्रीवियस स्विंग हाई अराउंड 1650 से ये स्टॉक में करेक्शन स्टार्ट हुआ है। अब ये स्टॉक अपने जून 2024 के स्विंग लो के आसपास ही ट्रेड करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है ये एक काफी इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है। डाउन साइड में हमें लगता है कि ये स्टॉक में जो एक करेक्शन बना है वो 1200-1210 के आसपास इसके एक इम्पॉर्टेंट एंड क्रिटिकल सपोर्ट एरिया है।
अगर ये स्टॉक उसके नीचे फिसलता है तो फिर यहाँ पे एक बड़ा क्रैक भी आते हुए दिख सकता है, बट टाइम बिंग हमें लगता है कि स्टॉक का ऑलरेडी एक करेक्शन यहाँ पे प्राइस में डिस्काउंट जो नंबर्स के चलते इसमें ऑलरेडी एक करेक्शन पहले ही यहाँ पे प्ले आउट होते हुए दिखा है। तो हमें लगता है कि अगर कोई डिप मिलती है टुवर्ड्स 1220 1230 के आसपास, वो एक अपॉर्चुनिटी होगी बाय करने की, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 1200 के आसपास रखेंगे। अपसाइड में ये स्टॉक में एक अगर कोई रिवर्सल या पुल बैक बनता है टुवर्ड्स 1350 तो वहां पे प्रॉफिट भी बुक करना चाहिए। बिल्कुल, तो ये राय चोला फाइनेंशियल होल्डिंग्स पर नतीजों के बाद यहाँ पर एक्शन भी दिखा है। इस बीच मेटल सेक्टर से सेल और हिंदुस्तान कॉपर, इन दोनों स्टॉक्स पर नजर डालेंगे। सेल के तो नतीजे कल मार्केट आवर्स के बाद आए थे जो काफ़ी कमज़ोर थे। सीक्वेंशियल बेसिस पर देखें तो अनुमान से काफ़ी कमज़ोर रहे, 4.5% की गिरावट यहाँ पर, और हिंदुस्तान कॉपर में भी 3.5% की गिरावट है। याद रखें, चाइना के स्टिमुलस मेजर्स का अनाउंसमेंट आ चुका है और कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट या बड़ा अनाउंसमेंट नहीं आया जिसका इम्पैक्ट भी मेटल इंडेक्स पर दिखा। इनफैक्ट 2:30 बजे जब अनाउंसमेंट आया उसके बाद गिरावट भी दिखी इस इंडेक्स पर। राजेश, मेटल स्टॉक्स पर आपकी क्या राय होगी, सेल और हिंदुस्तान कॉपर? तो काफी वोलेटाइल रहे मेटल स्टॉक्स पिछले 2-3 दिनों में। जरूर सारे मेटल स्टॉक्स ने एक रिकवरी का अटेम्प्ट जरूर दिखाया था चाइना के स्टिमुलस पैकेज के अनाउंसमेंट के चलते। सेल में जरूर वापस हायर साइड पे 120-25 के आसपास वापस इसमें सप्लाई जोन बनते हुए दिखा है। स्टॉक वापस 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसलते हुए दिखा है। हमें लगता है जब तक ये स्टॉक 124 के लेवल को क्रॉस करने में कामयाब नहीं होता है, यहाँ पे सेल ऑन राइज की ही रणनीति रहेगी। 124-25 के ऊपर स्टॉक में थोड़ा शॉर्ट कवरिंग बन सकता है जो कि स्टॉक को 132-135 की तरफ लेके जा सकता है, बट एज स्टॉक इज ऑलरेडी स्लिप बिलो टू 120, हमें लगता है अगर इसके नीचे रहा तो 112 की तरफ ये स्टॉक फिसलते हुए दिख सकता है। वहीं अगर हम हिंदुस्तान जिंक की बात करें तो यहाँ पे भी एक वीकनेस ही देखने को मिल रही है नियर टर्म शॉर्ट टर्म चार्ट पे। हालांकि स्टॉक पिछले 4-5 वीक से आपने हिंदुस्तान कॉपर के बारे में पूछा, ओके। सो हिंदुस्तान कॉपर का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो वहां पे भी वीकनेस देखने को ही मिली। जिस तरीके से इसके भी ओवरऑल स्ट्रक्चर बने हुए हैं, हमें लगता है यहाँ पे ये स्टॉक जब तक 290 के नीचे रहेगा स्टॉक में वीकनेस रहेगी। डाउन साइड में इसके नेक्स्ट टारगेट जो बन सकते हैं वो करीब 268-265 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर हिंद कॉपर का भी वीकनेस की साइड ही हमें लगता है कि आते हुए दिखेगा। कॉशियस हिंदुस्तान कॉपर सेल के नतीजों के बाद वहां पर भी 4.5% की गिरावट दिखी है। हेल्थ केयर सेगमेंट पर नजर डालते हैं और यहां से एक बड़ी खबर निकल कर आई है एसडीएम हेल्थ केयर को लेकर। बड़ी खबर जहां पर ईटी नाउ स्वदेश को एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है। इस महीने के अंत तक एसडीएम हेल्थ केयर और केयर हॉस्पिटल का विलय यानी मर्जर पूरा होता हुआ नजर आ सकता है। पूरी डिटेल्स के साथ अब हमारे सहयोगी अनुराग जोशी जुड़ चुके हैं। अनुराग, बताएं क्या डिटेल्स है आपके पास? कंपनियां केयर हॉस्पिटल्स और एसडीएम हेल्थ केयर का ये महीने के अंत तक मर्जर प्लान संपन्न हो सकता है, सूत्रों ने ईटी नाउ स्वदेश को बताया है। ब्लैकस्टोन जो कि एक अमेरिकी प्राइवेट इक्विटी कंपनी है, उसका क्वालिटी केयर इंडिया जो कि केयर हॉस्पिटल चलाती है उसमें उसका 79% भागीदारी है। बाकी के 21% एक और प्राइवेट इक्विटी कंपनी टीपीजी के पास है। ब्लैकस्टोन ने यह केयर हॉस्पिटल्स में जो स्टेक था वो पिछले साल अक्टूबर में ख़रीदा था और सूत्रों ने हमें ये भी बताया कि जो शेयर स्वैप रेशियो है वो 1:1 हो सकता है केयर हॉस्पिटल और एसडीएम हेल्थ केयर के मर्जर के चलते। और ब्लैकस्टोन इस जो मर्जर डील है उसके बाद सबसे बड़ा शेयर होल्डर जो मर्ज एंटिटी में है वो बन सकता है। और एसडीएम के जो चेयरमैन हैं आज़ाद मुपिन, वह मर्ज एंटिटी के चेयरमैन भी नियुक्त हो सकते हैं, ऐसा सूत्रों ने हमें बताया है। अभी अप्रैल में एसडीएम ने जो भारत और मिडिल ईस्ट का जो बिज़नेस है उसे अलग सेपरेट किया था और एसडीएम भारत में अभी 19 अस्पताल और जिसकी कैपेसिटी करीब 5000 बेड है वह चलाती है।
बिल्कुल, तो ये एक्सक्लूसिव डिटेल्स के साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया अनुराग। और इस बीच फार्मा सेक्टर के कुछ स्टॉक्स पर नज़र डालेंगे। ब्रेक के पहले भी हमने कुछ फार्मा सेक्टर के स्टॉक्स पर नज़र डाली थी, लेकिन सन फार्मा 1% से ज़्यादा की तेज़ी यहाँ पर दिखी है और ग्रैन्यूल्स में भी 2.5% की तेज़ी आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखी है। इसी पर राय ले लेंगे। राजेश, आपसे पूछना चाहूँगी, दोनों ही स्टॉक्स पर क्या राय होगी? तो सन फार्मा में जरूर एक रिकवरी बनी है आज के सेशन में लोअर साइड से, बट स्टिल अगर नियर टर्म स्ट्रक्चर देखे तो अभी भी स्ट्रक्चर वीक है। जब तक ये स्टॉक 1850 1860 के लेवल को रिगेन करने में कामयाब नहीं होता है, हमें लगता है यहाँ पे छोटे मोटे उछाल में वापस इसमें सप्लाई आते हुए दिखेगा। ऑन द डाउन साइड 1790 क्रिटिकल सपोर्ट एरिया अगर ये टूट जाता है तो फिर ये स्टॉक में फर्दर करेक्शन एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है टुवर्ड्स 1760 की तरफ। तो अभी यहाँ पे बाय करने की सलाह तो नहीं है सन फार्मा में। हमें लगता है कि थोड़ा स्ट्रक्चर यहाँ पे अभी भी वीक है। उछाल में हमें लगता है वापस इसमें सप्लाई देखने को मिल सकती है। वहीं आपने जो दूसरा स्टॉक ग्रेन्यूल्स की बात करी, ग्रेन्यूल्स में जरूर स्ट्रक्चर एक सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है और हमें लगता है कि काफी समय से स्टॉक एक नैरो प्राइस रेंज में ही ट्रेड करते हुए दिख रहा है। इस रिकवरी के ट्रेड में हमें लगता है कि ये 600 के आसपास यहाँ पे इसका सप्लाई है, वहां तक के लिए एक अटेम्प्ट करते हुए दिख सकता है। तो 600 के आसपास आइदर इसको रिव्यू करें या वहां पे पार्शियल प्रॉफिट बुक करें अगर आपने लोअर साइड पे लिया हुआ है। डाउन साइड में इसके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया जो बना हुआ है वो करीब है 568 के आसपास। बिल्कुल, फार्मा स्पेस पर ये एक आउटलुक, लेकिन बाजार कह सकते हैं कि टेक्सचर जो है बड़ा ही लैकलस्टर इस वक्त नज़र आ रहा है, जहां पर हर सेक्टर हर पॉकेट बैकफुट पर देखने को मिलेंगे। आईटी स्पेस है जो कि बाजार को संभालने का काम करे। इसके अलावा पीएससी, एनर्जी, रियल्टी, फार्मा, जहां भी आप देखेंगे बिकवाली का दबाव 24,152 24,150 के इर्द गिर्द ये ट्रेड करता हुआ। देखते हैं क्लोजिंग किस तरफ होती है। टेक्निकल लेवल्स आपको देखते हुए कुणाल, एक बीटीएसटी या फिर एसटीबीटी कॉल या फिर नो कॉल भी बता सकते हैं इस वक्त आप? वेल, बीटीएसटी की बात करें तो जिस हिसाब से अभी कुछ स्टॉक में मोमेंटम हमें देखने को मिली है, उसमें एक स्टॉक है ओरिएंटल होटल्स। पिछले कई दिनों से स्टॉक पे मेरी नजर है। आज 187 के अराउंड ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है और जो ब्रेकआउट स्टॉक को देना है वो स्टॉक ने ऑलरेडी ब्रेकआउट दे दिया है। मुझे लग रहा है कि यहाँ से अच्छी खासी मोमेंटम आने वाले दिनों में हमें ओरिएंटल होटल्स में देखने को मिल सकती है। खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। 182 के अराउंड एसएल हम यहाँ पे मेंटेन करके चलेंगे। 182.50 का एसएल हम यहाँ पे मेंटेन करके चलेंगे। टारगेट की बात कर लेते हैं तो 194 का पहला टारगेट है। अभी स्टॉक 187.55 चल रहा है। 194 का पहला टारगेट है और जैसे ही ब्रेक होता है ऊपरी लेवल पे 203 का दूसरा टारगेट भी हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। सो रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा है। ओरिएंटल होटल्स में बीटीएसटी करके चल सकते हैं। ओके राजेश जी, आपकी तरफ से कोई बीटीएसटी या एसटीबीटी ट्रेड? तो आई थिंक जो स्टॉक शो की ओपनिंग में डिस्कस किए थे, फेडरल बैंक को कैरी किया जा सकता है एज ए बीटीएसटी। एंड जो नया स्टॉक यहाँ पे पसंद आ रहा है वो है महिंद्रा महिंद्रा। ये स्टॉक में एक अच्छी रिकवरी बनते हुए दिखी, तो हमें लगता है M&M पे बाय किया जा सकता है। अपसाइड के टारगेट 3,010 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। डाउन साइड में स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 29-20 के आसपास। M&M महिंद्रा एंड महिंद्रा में अच्छी रिकवरी और ये दिन की शुरुआत से ही चढ़ती गई और इस वक्त 3% की तेजी के साथ हम देख रहे हैं अच्छी मजबूती के बीच कमजोर बाजार में भी महिंद्रा एंड महिंद्रा का काउंटर ट्रेड करता हुआ। पेटीएम मिड कैप प्लेयर्स में जहां एक्शन नजर आ रहा है उस लिस्ट में कुणाल पेटीएम का स्टॉक भी है, शामिल करना चाहिए क्योंकि आज अच्छी खासी मजबूती के बीच यहाँ पर ट्रेड देखने को मिल रहा है। मिड मार्केट से ही अच्छी मजबूती, इनफैक्ट शुरुआत से ही जो मजबूती है वो इवेंचुअली बढ़ती जा रही है। 6 से 7% का मूव है 847 के स्तर पर। अच्छी है, इसमें दो राय नहीं है। स्टॉक 847 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। जब से न्यूज आए हैं जोमेटो को लेके पेटीएम, आई थिंक एक अच्छी खासी मोमेंटम हमें पेटीएम में देखने को मिली है। नई खरीदारी करके चलने की सलाह तो बिल्कुल नहीं दूंगा क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड अभी इतना फेवरेबल नहीं है। लेकिन अगर ऑलरेडी पोर्टफोलियो में है ये स्टॉक तो होल्ड करके चलने की सलाह है क्योंकि स्टॉक ने ऑलरेडी ब्रेकआउट दे दिया है उसके रिसेंट टॉप का जो 797 के अराउंड था। एंड फिलहाल स्टॉक में अच्छी खासी मोमेंटम के बेस पे 930 और 930 जैसे ही ब्रेक करेगा ऊपर में 1000 तक के भी लेवल ये स्टॉक दिखा सकता है। सो नई खरीदारी करके चलने की सलाह नहीं है। ऑलरेडी अगर पोर्टफोलियो में है तो आप होल्ड करके चल सकते हो।
ये सलाह पेटीएम पर, लेकिन इस बीच स्क्रीन पर आ रही है एक बड़ी खबर। 20 नवंबर यानी 20 नवंबर को महाराष्ट्र में इलेक्शंस होंगे, जिसके चलते एक्सचेंजेस बंद रहेंगे, मार्केट बंद रहेगा। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की। अच्छा, कमजोर बाजार में ये खबर पढ़ते पढ़ते आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई है। बिल्कुल, मिडवीक हॉलिडे वेडनेसडे है, सभी को अच्छा लगेगा। लेकिन दरख्वास्त है कि चुनाव मतदान की घड़ी है, तो अपने राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को प्रैक्टिस जरूर करें और मतदान करने बिल्कुल जाएं। बिल्कुल, तो 20 नवंबर को छुट्टी, लेकिन वोट डालने जरूर जाए। इस बीच कुछ और सेक्टर्स पर नजर डाल लेते हैं। बैंकिंग सेक्टर से हमने कई स्टॉक्स पर चर्चा की, लेकिन एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा दोनों ही स्टॉक्स में 2.5 से 3.5% की गिरावट दिखी है और बैंकिंग इंडेक्स के टॉप लूजर्स में दोनों ही स्टॉक्स शामिल है। राजेश, क्या राय होगी दोनों स्टॉक्स पर, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा? एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अपना एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया, जो कि मल्टीपल सपोर्ट एरिया था, उसका ब्रेकडाउन आज के फॉल में होते हुए दिखा है। स्टॉक 600 के नीचे फिसलते हुए दिख रहा है। हमें लगता है अगर ये 600 के नीचे फर्दर सस्टेन करेगा तो ये फॉल एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। गोइंग फॉरवर्ड हो सकता है ये स्टॉक में डाउन साइड में 550 की तरफ भी टारगेट आते हुए दिखे। तो 600 के स्टॉप लॉस से पोजीशन छोटे मोटे पुलबैक में शॉर्ट की जा सकती है 550 555 के टारगेट के लिए। वही बैंक ऑफ बड़ौदा में जरूर पिछले कुछ दिनों में हमने एक स्ट्रेंथ देखी थी, लेकिन मार्केट में दबाव के चलते ये स्टॉक भी हायर साइड पे होल्ड आउट न करते हुए दिखा है। हालांकि अभी भी नियर टर्म शॉर्ट टर्म के हिसाब से स्टॉक में हमें लगता है जब तक ये स्टॉक 252 254 के ऊपर बना हुआ है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि अगर मार्केट थोड़ा भी यहाँ से संभलता है या रिकवरी देता है तो बैंक ऑफ बड़ौदा एक अच्छा पुल बैक टुवर्ड्स 265 270 की तरफ देता हुआ दिख सकता है। तो यहाँ हम सजेस्ट करेंगे कि अगर आपके पास ट्रेड है और थोड़ा सा आप समय देना चाहें तो यहाँ पे 252 के लेवल को जरूर मॉनिटर करें। अगर वो नहीं टूटता है तो हमें लगता है कि मार्केट जैसे ही संभलेंगे तो ये स्टॉक में एक अपवर्ड मोमेंटम टुवर्ड्स 265 270 की तरफ आता हुआ दिख सकता है। स्टोरी अगर देखें, यहाँ पर एफएमसीजी हैं जो कि रेजिलिएंट नजर आ रहे हैं कुछ हद तक आईटी शेयरों के साथ साथ ही नेस्ले, एचयूएल, ब्रिटानिया के काउंटर्स को अगर आप देखेंगे, हम देख रहे हैं कुछ हद तक मोमेंटम बेस्ड कारोबार यहाँ पर एटलीस्ट हरे निशान के साथ ट्रेड नजर आ रहे हैं। कंजम्पशन पर कहीं आपकी नजर? कुणाल, ये सवाल आपके लिए। ओके, वेल ओवरऑल मार्केट की बात करें उसमें भी अगर कंजम्पशन स्टोरी में बात करें, पर्टिकुलरली एफएमसीजी काउंटर्स, बहुत सारे ऐसे स्टॉक है जहां पे अच्छी खासी मोमेंटम हमें देखने को मिली है। कुछ स्टॉक ऐसे हैं जहां पे हम फोकस करके चल सकते हैं। आज के दिन में यहाँ पे एफएमसीजी 58,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, एक विनिंग मोमेंटम के साथ ट्रेड कर रहा है। कुछ स्टॉक है जहां पे आप अच्छी खासी नजर रख सकते हो। पहला स्टॉक है टाटा कंज्यूमर, आज के दिन में अच्छी खासी मोमेंटम स्टॉक हमें दिखा रहा है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे खरीदारी की बात करूं तो यहाँ पे खरीदारी करके चल सकते हैं। लोअर लेवल पे 960 का हम यहाँ पे एसएल मेंटेन करके चलेंगे। ऊपरी लेवल की बात करें 1025 का पहला टारगेट है और वो जैसे ही ब्रेक होता है ऊपरी लेवल पे 1060 का भी टारगेट देखने को मिल सकता है। सो एफएमसीजी में टाटा कंज्यूमर के ऊपर फोकस करके चलना चाहिए। कंज्यूमर पर नजर रहेगी एफएमसीजी स्पेस में, और इस वक्त हम देख रहे हैं करीब आधे % की मजबूती के साथ यहाँ पर ट्रेड नजर आ रहे हैं। लेकिन इस पूरे हफ्ते बाजार की तस्वीर को अगर समझने की कोशिश करेंगे, एक समय ऐसा भी आया, 2 ट्रेडिंग सेशन ऐसे भी आपको मिले जहां नजर आया कि एक हो सकता है कि मोमेंटम बढ़ता हुआ देखने को मिले, लेकिन पिछले 4 हफ्तों से जो कमजोरी का सिलसिला वो इस हफ्ते भी कह सकते हैं बरकरार रहा। सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा ब्रेक हमने 2 दिन लिया था। यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का रिजल्ट जब आया उस दिन हमने देखा कि मूड माहौल सुधरता हुआ दिखा। इसके अलावा अगर आप देखेंगे आज के सेशन को ही देखें या पूरे हफ्ते की चाल को ही देखें तो सिर्फ और सिर्फ कमजोरी ही पाएंगे। एडवांस डिक्लाइन रेशियो अगर देखेंगे, कल भी जब हम क्लोजिंग कर रहे थे डिक्लाइंस का पलड़ा भारी था, इस वक्त भी आप देखेंगे डिक्लाइंस का ही पलड़ा भारी है। आज के सत्र में आईटी, एफएमसीजी कुछ हद तक रेजिलिएंट नजर आए, लेकिन इसके सामने रियल एस्टेट, पीएसयू, ये सारे के सारे सेक्टर्स रहे जहां पर प्रेशर ही देखने को मिला। नतीजों के लिहाज से अगर देखेंगे इंडियन होटल्स अच्छे नंबर्स थे, स्ट्रॉन्ग कमेंट्री और साथ ही ब्रोकरेजेस के रेडार पर यह स्टॉक रहा, जिसके चलते स्टॉक में एक
मोमेंटम बेस्ड कामकाज देखने को मिला। इसके ठीक साथ साथ थोड़ी देर पहले रेवेन्यूज के नंबर आए और साथ ही प्रॉफिट, वेदांता के दोनों प्रॉफिट और रेवेन्यू ठीक ठाक थे, लेकिन बावजूद इसके मार्जिन के फ्रंट पर जो गिरावट थी उसके चलते वेदांता की स्टॉक प्राइस और बाजार का मूड माहौल भी जो कि हम देख रहे हैं गिरावट भरा, उसका एक इम्पैक्ट वेदांता के स्टॉक प्राइस पर दिखा। रिलायंस को बिल्कुल नहीं भूलना है क्योंकि बेयर मार्केट टेरिटरी में जा चुका है, अपने ऑल टाइम हाई से 20% की गिरावट देख चुका है और यहाँ से गिरावट अगर एस्केलेट होती है तो फिर एक कंसर्न का माहौल पैदा होगा। एसबीआई नतीजे ठीक ठाक रहे, लेकिन स्टॉक प्राइस में मोमेंटम जिस तरह का दिखना चाहिए नहीं नजर आया। इसके ठीक सामने एचडीएफसी बैंक ने अगर कंपेयर करेंगे बाजार को संभालने का काम किया इन कंपैरिजन टू एसबीआई। अशोक लेलैंड के अच्छे पॉजिटिव नंबर्स, गुड सेट ऑफ नंबर्स का इम्पैक्ट अशोक लेलैंड के स्टॉक प्राइस में क्लियरली देखने को मिला। एशियन पेंट्स के नतीजे कल आने वाले हैं जिस पर नजर रहेगी। डिविस लैब, ऑरोबिंदो फार्मा जैसे कंपनियों के नंबर्स भी हैं। उम्मीद यही की जा सकती है कि डिफेंसिव्स के तौर पर फार्मा हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक बाजार को संभालने का काम करे। क्लोजिंग आपकी स्क्रीन पर 24,110, 24,100 के ही लेवल्स कहे जा सकते हैं। कहाँ हम बात कर रहे थे 24,200, 24,400 और 24,500 को पार करने की, लेकिन बाजार की स्थिति जो है दिन ब दिन हम कह सकते हैं कि कमजोर ही होती हुई इस वक्त 24,100 के बिल्कुल करीब निफ्टी क्लोज होता हुआ नजर आएगा। बैंक निफ्टी में 51,522 के लेवल्स पर करीब 400 अंकों की बिकवाली और सिर्फ लार्जर इंडिसेस ही नहीं, मिड कैप और स्मॉल कैप में भी गिरावट का सिलसिला लगातार जारी है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो आपके टीवी स्क्रीन पर और साथ ही इंडिया विक्स को भी एक बार लेकर आए कंफर्टेबल, वहां से भी बाजार का माहौल बिल्कुल नहीं हो रहा है। 13-14 के लेवल्स जब आएंगे इंडिया विक्स कंफर्टेबल टेरिटरी में आएगा, लेकिन 15 के आसपास से ट्रेड करता हुआ। सो क्लियरली फ्राइडे सेशन में बिकवाली का दबाव, पूरे हफ्ते की बिकवाली जो है वो बाजार बंद होते होते भी जारी रही। चलिए क्लोजिंग कॉल्स में इतना ही। राजेश जी, कुणाल जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बाजार पर अपना आउटलुक और टेक्निकल ट्रेड्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। मुझे और अशेषा को इस वक्त दीजिए इजाजत। हैप्पी वीकेंड टू यू। ET Now स्वदेश पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।